Hello champions, welcome to all of you again. Here I'm back to continue your topic magnetic effect of current class 10 math. Sorry, maths नहीं physics है ना. So कैसे आप सब लोग मजा में. सबसे पहले फटाफट देख लीजिए यहाँ पे साइड स्क्रीन में क्या चल रहा है. आपको प्लेलिस्ट दिख रही है हमारे चैनल की. आप हमारे चैनल में जाइए और सारे प्लेलिस्ट चेक कीजिए. हर एक टॉपिक से रिलेटेड हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. मैथ्स में आर डी शर्मा से हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, चाहे वो क्लास 9th हो चाहे क्लास 10th हो. अगर बाय चांस कोई टॉपिक छूट गया हो या कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो यू कैन कमेंट ऑन आवर कमेंट बॉक्स. ओके चैंपियंस, तो रेडी है आप सब लोग आगे कंटिन्यू करने के लिए. तो पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट. ओके चैंपियंस, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने लास्ट 2 लेक्चर से पढ़ा है. मैग्नेट क्या होता है हमने देखा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है देखा हमने, है ना. उसके बाद हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आता है, किन्होंने किया था डिस्कवर, इसको बताइए जल्दी से बताइए. ओस्टेड अंकल जी ने किया था, है ना. ओस्टेड अंकल जी ने एक्सपेरिमेंट किया था और ये डिस्कवर किया था कि करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. आज के लेक्चर में हमारा क्या है, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग. मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग मतलब कौन बच्चों, हम सब लोग. ह्यूमन बीइंग मतलब हम सब. क्या हमारे अंदर भी मैग्नेटिज्म है? क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे अंदर भी मैग्नेट है? वाह, हमारे अंदर मैग्नेट पावर है. मतलब मैं यहाँ से ऐसे ऐसे करके क्या करूँगा, ऐसे अगर किसी आयरन को मुझे क्या करना है, पुल करना है, किसी मेटल को ऐसे करूँगा स्पाइडरमैन टाइप, है ना, और खींच लूँगा अपनी तरफ. तो ऐसा नहीं है बच्चों. ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है. मैग्नेटिज्म है, बिल्कुल है, बट इतना ज़्यादा पावरफुल मैग्नेटिज्म नहीं होता है. वेरी वेरी वीक मैग्नेटिज्म होता है. ठीक है, मैग्नेटिज्म जो होता है इन ह्यूमन बीइंग वो कैसा होता है, वेरी वेरी वीक स्ट्रेंथ होती है उसकी. वेरी वेरी वीक स्ट्रेंथ. इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कैसी होती है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही कमजोर स्ट्रेंथ होती है. अदरवाइज क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को अपने हाथ में ऐसे, हमको क्या करना है, बाल्टी उठानी है, तो बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी उठाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, इतनी ताकत लगाते हैं, है ना. या जिम में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इतने डंबल्स उठाते हैं इतने भारी भरकम, है ना. अगर ऐसा होता तो हम क्या करते हैं, ऐसे चिपका लेते हाथ में, ये ऐसे घूमते रहते और ऐसे बॉडी बनाते रहते, है ना. पर ऐसा नहीं होता, है ना. मैग्नेटिज्म है, बिल्कुल है, बट बहुत ही वीक स्ट्रेंथ वाला है. ठीक है, हमारे आपके अंदर जो मैग्नेटिज्म है बहुत ही. अब ये मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि मैग्नेटिज्म आया कहाँ से, है ना. इन ह्यूमन बीइंग मैग्नेटिज्म कहाँ से आया. ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी के अंदर ना एक वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है. ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, एक वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है. आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था, है ना. क्या पढ़ा था कि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रेजिस्टेंस होता है ना. रेजिस्टेंस होता है तो करंट होगा. करंट जो है किस फॉर्म में होती है, आयंस के फॉर्म में होती है. जो ये वीक इलेक्ट्रिक करंट होती है ये किस फॉर्म में होती है, आयंस के फॉर्म में होती है. इसीलिए इसको आयनिक करंट भी बोलते हैं. पर हम आयनिक करंट नहीं लिखेंगे, वीक आयनिक करंट लिखेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि भैया करंट जो है वो वीक है ना, आयंस के फॉर्म में. अब ये आयंस कैसे आया सर, हमारे अंदर आयंस है, बिल्कुल है. हम क्या है, मैटर है कि नहीं है, बिल्कुल है. मैटर के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं. केमिस्ट्री में पढ़ा है ना आपने, मैटर के अंदर क्या होता है, एटम्स होते हैं. एटम्स के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होता है. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये सब क्या है, आयंस ही तो है. ये सब क्या है, आयंस ही है ना. तो हमारे बॉडी के अंदर जो है हम एक मैटर है
तो मैटर के अंदर क्या होगा, एक आयनिक करंट फ्लो करती है, बट ह्यूमन बीइंग के अंदर जो आयनिक करंट होती है वो कैसी होती है, वीक होती है, जो कि किसके थ्रू होती है, नर्व्स के थ्रू, नर्व सेल्स के थ्रू क्या करती है, हमारी बॉडी में करंट ये फ्लो करती है। ठीक है, नर्व सेल्स के थ्रू हमारे बॉडी में क्या करती है, करंट फ्लो करती है। यहां तक क्लियर है कि हमारे बॉडी में करंट है वगैरह वगैरह सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ओस्टेड अंकल जी ने हमको क्या बोला था कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर करंट फ्लो करवा दो, ठीक है, अच्छा वो सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होना चाहिए। तो हमारी बॉडी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है ना, तभी तो करंट लगती है। बच्चों आपकी बॉडी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है कि नहीं है, अरे है बाबा, करंट कैसे लगती है अगर नहीं होती तो, है ना। हम किसी वायर को छू देते हैं, टच कर देते हैं, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रही है तो हमको यूम ऐसे करके करंट लगती है कि नहीं लगती है, करंट लगती है, क्योंकि हम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए तो करंट लगती है ना। तो हम इलेक्ट्रिक कंडक्टर हुए, ये आपने माना, मतलब हमारे अंदर करंट फ्लो कर सकती है, ये आपने माना। अब वो करंट कैसी है, वीक आयनिक करंट है ना, जो कि नर्व सेल्स के थ्रू फ्लो करती है। अब हमारे अंदर करंट फ्लो हो रही है, ये मेरे अंदर करंट फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है, फ्लो हो रही है कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली फ्लो होगा, क्योंकि चार्जेस जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली फ्लो करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड का मॉडल आपने पढ़ा था 9th क्लास में, रदरफोर्ड जी ने कहा है ना। बोहर मॉडल पढ़ा था आपने, बोहर जी ने भी यही कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली जब आयंस घूम रहे हैं तो आयनिक करंट जो है हमारे अंदर फ्लो करेगी। करंट किसको बोलते हैं बच्चों, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, current is the what, flow of charges, flow of charges को ही तो हम करंट बोलते थे क्या, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े थे ना। तो हमारे अंदर कंटिन्यूसली फ्लो चार्जेस फ्लो करेंगे तभी तो करंट आएगी, तो बिल्कुल करते हैं। क्लियर है ये सब। अब ओस्टेड जी की कहानी पे आ जाते हैं। ओस्टेड अंकल जी ने हमको क्या कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोल सकते हो अब, जब भी किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो वो अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है। यही हमने पढ़ा था, वो कंपास रख दिए थे वायर के बगल में, तो कंपास डिफ्लेक्ट करने लग गया था, है ना। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है या करंट फ्लो होती है कंटिन्यूसली, तो वो क्या करता है, तो वो अपने चारों तरफ क्या कर लेता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर लेता है। यही तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। यहां तक क्लियर। अब ये जो है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर वीक आयनिक करंट जो है फ्लो कर रही है, वीक आयनिक करंट जो है फ्लो कर रही है। अब करंट फ्लो कर रही है हमारे बॉडी में। अब नर्व्स जो सिर्फ थोड़ी ना कि यहाँ पे नर्व्स है, नर्व्स तो हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, है ना। तो पूरी बॉडी में जब नर्व सिस्टम फैला हुआ है, नर्व सेल्स हैं, तो नर्व सेल्स के थ्रू क्या होगा, पूरी बॉडी में करंट फ्लो करेगा। अब पूरी बॉडी में करंट फ्लो करेगा तो हमारे चारों तरफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगा। मतलब हम सर क्या बन गए, आयरन मैन बन गए, ऐसा नहीं बेटा। वीक आयनिक करंट फ्लो हो रही है। कौन सी करंट फ्लो हो रही है, वीक आयनिक करंट। जब करंट ही वीक है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या, मैग्नेटिज्म भी क्या होगा, वीक होगा। समझ में आया। इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि वेरी वेरी वीक स्ट्रेंथ होती है। अब वो क्यों होती है, ड्यू टू द रीजन ऑफ वीक आयनिक करंट। वीक आयनिक करंट होने के कारण हमारे बॉडी के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो क्या होता है, बहुत ही वीक स्ट्रेंथ वाला होता है। क्लियर है। बट मैग्नेटिज्म होता है, ये कंफर्म है। क्लियर है। इसका फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, एक पॉइंट आपको मैं लिखवाता हूं कि हाँ, हमारे बॉडी में टू मेन ऑर्गन्स होते हैं। हमारे बॉडी में टू मेन ऑर्गन्स होते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, हमारी बॉडी में वो कौन से दो मेन ऑर्गन्स हैं जिसमें सिग्निफिकेंटली क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, जिसमें सिग्निफिकेंटली मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ऐसे दो कौन से ऑर्गन्स हैं, तो फर्स्ट है आपका हार्ट एंड सेकंड है आपका ब्रेन।
ये दो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में जिसमें सिग्निफिकेंटली जो है क्या होता है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। क्लियर है, सिग्निफिकेंटली प्रोड्यूस होता है। ठीक, अब एमआरआई आपने सुना होगा, एमआरआई सुना है आपने मेडिकल में, मैंने बताया भी था शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था मैग्नेट का यूजेस कहाँ कहाँ यूज होता है, तो उसमें मैंने बताया था। तो एमआरआई क्या होता है, एमआरआई होता है मैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, फटाक से पूछा जाता है, 1 मार्क पे पूछ सकता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस और आई फॉर इमेजिंग, इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्लियर है, तो एमआरआई इज द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब ये क्या है सर, ये क्या करता है, एक टेस्ट होता है। एमआरआई जो है एक प्रकार का टेस्ट होता है, जैसे आप एक्सरे करवाते हो, है ना, जैसे आप क्या करते हो ब्लड टेस्ट करवाते हो, वैसे ही एमआरआई क्या होता है, एक टेस्ट होता है जो कि पैथोलॉजी लैब में होता है, जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, पूरे बॉडी के अंदर एक एक टिश्यू का हमको क्या मिल जाता है, एक एक टिश्यू का हमको क्या मिल जाता है, इमेज दिखाई देने लगता है एक एक टिश्यू का। ठीक है, तो एमआरआई से हमको डायरेक्ट टिश्यू का इमेज दिखाई देता है। क्लियर है, और दूसरा इस एमआरआई से हम कैंसरस 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 टिश्यू का भी हम इमेज प्राप्त कर लेते हैं। तो कैंसर भी अगर हमको किसी बॉडी के किसी एक पार्ट में अगर कैंसर है तो हम एमआरआई करवा के पता करवा सकते हैं कि हमको कैंसर है और कहाँ है। क्लियर है, तो ये है एमआरआई जो कि मेडिकल में यूज होता है। ठीक है, अब इसको कोरिलेट करना है, इंटरलेट करना है, तो मैग्नेटिज्म देखो हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है जो कि बहुत ही वेरी वेरी वीक स्ट्रेंथ का होता है। अगर मैग्नेटिज्म नहीं होता तो क्या ये एमआरआई जो है सफल हो पाता, नहीं हो पाता। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म है हमारे बॉडी के अंदर, इसीलिए तो मैग्नेटिक रेजोनेंस करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर के टिश्यूज का इमेज निकाल पा रहे हैं। ठीक है, वहां पे मैग्नेटिज्म यूज हो रहा है। ठीक, बॉडी के अंदर मैग्नेटिज्म है, इसलिए मैग्नेटिक रेजोनेंस करके हम क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं किसका, हमारे बॉडी के अंदर एक एक छोटे छोटे टिश्यू का। टिश्यू पता है ना, जो कि सेल से मिलकर बने होते हैं, अरे 9th क्लास में बायो में पढ़े होंगे आप। ठीक है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है बेसिकली क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर के हर एक पार्ट का, हर एक छोटे छोटे पार्ट का क्या कर देता है, इमेज बना के दे देता है। ड्यू टू द मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग, मैग्नेटिज्म होने के कारण ये चीज पॉसिबल है। क्लियर है बच्चों, पक्का? ठीक है, तो मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग आपको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं 3-4, जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि व्हाट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में मैग्नेटिज्म कौन प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या लिखेंगे, वीक आयनिक करंट, फ्लो ऑफ वीक आयनिक करंट, फ्लो ऑफ वीक आयनिक करंट। ठीक है, नेम वन मेडिकल टेक्निक विच इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी, फॉर व्हाट पर्पस इज द टेक्निक यूज्ड। तो मेन मेडिकल टेक्निक जो है वो कौन सी बताया मैंने, एमआरआई, है ना, जो कि मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग पे बेस्ड है ना, और किस लिए यूज किया जाता है, मैंने बताया टिश्यू का इमेज दिखाने के लिए, वो भी आप कैंसरस टिश्यू का इमेज भी आप दिखा सकते हैं, तो इसलिए यूज किया जाता है। नेम टू ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स वेयर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन सिग्निफिकेंटली अगर प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे कौन से 2 ऑर्गन है, तो उसका आंसर भी मैं बता चुका हूँ, हार्ट एंड ब्रेन। क्लियर है, और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, नेम द टेक्निक बाय विच डॉक्टर्स कैन प्रोड्यूस पिक्चर्स शोइंग इनसाइड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की इनसाइड का पिक्चर दिखाई देता है, ऐसा टेक्निक का नाम क्या है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो बार बार वही घुमा फिरा के यही क्वेश्चन पूछेगा। नेम वन टेक्निक विच कैन डिटेक्ट कैंसरस टिश्यू इनसाइड द बॉडी ऑफ अ पर्सन, कैंसरस टिश्यू, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यही टेक्निक है जिससे हमको मिल जाता है। तो घुमा फिरा के आपको यही क्वेश्चन पूछने वाला है इस टॉपिक से। क्लियर है, पक्का अच्छे से क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक कहानी और ट्विस्ट आ जाती है। ओस्टेड अंकल जी की कहानी में एक ट्विस्ट आ जाती है। क्या ट्विस्ट आ जाती है
कि हमने देखा कि ओस्टेड अंकल ने हमको बोला कि जब भी क्या करते हैं, हम किसी एक कंडक्टर वायर को ले लेते हैं, ठीक है, एक कंडक्टर वायर को ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इंसुलेटेड वायर लेते हैं ना, कौन सी वायर लेते हैं, इंसुलेटेड कंडक्टर वायर। सुबह सुबह देख रहे, सुन रहे ना आप लोग है ना। तो एक हमने इंसुलेटेड कंडक्टर वायर ले ली, जैसे ही उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया स्विच को। जैसे ही हम करंट फ्लो करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है। चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है ना। ये हमको किसने बताया था, ओस्टेड अंकल जी ने बताया था। अभी कहानी यहाँ पे ट्विस्ट आ जाती है। क्या ट्विस्ट आ जाता है कहानी में, कि अगर इस अरेंजमेंट के पास मैं क्या कर दूं, इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। इस अरेंजमेंट के पास हम क्या कर दें, हॉर्सशू मैग्नेट रख दें, ठीक है, हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में इस अरेंजमेंट को कर दें। तो हॉर्सशू मैग्नेट कैसा होता है, ऐसे यू शेप का होता है। हॉर्सशू कैसा होता है, ऐसे यू शेप्ड का होता है, ठीक है। ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा देखो, इस अरेंजमेंट को बस ओस्टेड अंकल जी की बात याद रखना कि जब भी हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं किसी कंडक्टर वायर में, तो वहां पे क्या होता है, उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है ना। उसी पे बेस तो मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग हमने पढ़ा। फिर उसके बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट लेके आ रहे हैं उनकी कहानी में। उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनकी कहानी में हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ट्विस्ट है सर, ट्विस्ट सब बहुत देर से आप ट्विस्ट बोले जा रहे हैं। क्या ट्विस्ट है, बिल्कुल बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये करंट फ्लो कर रही है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये मैंने यहाँ पे जैसे ही स्विच को क्या किया, क्लोज कर दिया, तो यहाँ से प्लस से करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, और इसमें क्या आ जाएगा, मैग्नेटिज्म आ जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिज्म आ जाएगा। अच्छा, जब करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो करंट को फ्लो करने के लिए सर्किट जो है वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो सर्किट जो है कंप्लीट होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों वायर जुड़ी हुई होनी चाहिए, पर ये तो दोनों वायर अलग अलग है, फिर कैसे होगा सर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कटोरे टाइप का मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें हम क्या कर देंगे, बोल टाइप का है ना, इसमें मैं डाल दूंगा मर्क्यूरी। ये हमारे क्या है, मर्क्यूरी डालूंगा। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड, है ना, लिक्विड ऑफ मेटल का एक लिक्विड होता है ना, जो कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। अरे चुप हो जाओ ना बाबा, कितना हल्ला कर रहे हैं। तो मर्क्यूरी जो है इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने यहाँ पे मर्क्यूरी डाल दिया। अब ऐसा क्यों किए सर, सीधी वायर तो अटैच कर सकते थे, ऐसा इसलिए किए। अब ध्यान से देखो, जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो करने से, ओहो बहुत हल्ला कर रहे हैं भाई, थोड़ा सा शांति। चलो, ये तो चुप नहीं होने वाला है लग रहा है ना। तो हम लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और मेरे वॉइस तो क्लियर है ना बच्चों। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था कि ये जो है दो वायर को डायरेक्ट अटैच क्यों नहीं किए सर। यहाँ पे मर्क्यूरी आप इतनी महंगा जो मेटल आप यूज कर रहे हैं, कॉस्टली क्यों यूज कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने ओस्टेड अंकल जी ने क्या बोला था, ओस्टेड अंकल जी ने बोला था कि जैसे ही आप किसी इंसुलेटेड कंडक्टर वायर में क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है, उसका इलाका आ जाता है ना। जैसे कि इलाका, आवाज सुन रहे हैं ना, इलाका किसका होता है, तो उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, जिसको हमने इलाका बोला था। तब इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब अगर मैं इस वायर को इसमें अटैच करके डायरेक्ट आकर सिंगल वायर से अटैच करता, ये मर्क्यूरी का यूज नहीं करता, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नेट रख दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैग्नेट रख दिया, हॉर्सशू मैग्नेट। अब मैग्नेट रख दिया है तो ये भी क्या करेगा, अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, है ना।
तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। अब ये दोनों एक दूसरे को टकराएंगे तो क्या होगा, ये इसको या तो रिपेल या तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। उस अट्रैक्शन या रिपल्शन को ही हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। उसने क्या किया, या तो अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा या तो रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ये कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। तो कहानी में ये ट्विस्ट क्या आ जाता है, तो जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई करेगा तो ये वायर क्या करेगी, डिस्प्लेस होगी। तो वायर डिस्प्लेस होगी तो क्या होगा कि ये हमारा अरेंजमेंट पूरा हिल सकता है और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए हमने बीच से वायर को तोड़ दिया है और उसको हमने मर्क्यूरी में डुबा के रख दिया है दोनों कॉर्नर को। समझ में आया, क्लियर है, इसलिए मर्क्यूरी यूज किया है। अब देखिए ये वायर डिस्प्लेस हुई तो इस वायर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये अरेंजमेंट हमारा हिलेगा डुलेगा नहीं। क्लियर है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या आया कि जैसे ही हमने क्या किया, करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेट के संपर्क में या मैग्नेट के कांटेक्ट में ले आए, तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण और वायर के मैग्नेटिक फील्ड के कारण दोनों के बीच में एक फोर्स जनरेट हो गया। दोनों के बीच में क्या हो गया, एक फोर्स जनरेट हो गया। दैट इज द ट्विस्ट। उस फोर्स को बोला जाता है फैराडे फोर्स। उस फोर्स को क्या बोला जाता है, फैराडे फोर्स। क्यों बोला जाता है, क्योंकि फैराडे नाम के अंकल आए थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये डिस्कवरी की थी। फैराडे नाम के एक अंकल आए थे, इन्होंने ये डिस्कवरी की थी कि जब भी हम क्या करें, करंट कैरिंग वायर को मैग्नेट के कांटेक्ट में रख देते हैं या किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले आते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, एक फोर्स स्टार्ट हो जाता है लगना। उस फोर्स का फॉर्मूला आप लोग 12th क्लास में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। आपको तो सिर्फ इतना जानना है अभी कि एक फोर्स जनरेट होता है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन वगैरह, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। 10th में, 12th में सिर्फ फॉर्मूला पढ़ेंगे, सब चीज़ पढ़ेंगे आप इससे रिलेटेड। तो फैराडे फोर्स जो है अप्लाई हो जाता है ऑन द करंट कैरिंग वायर व्हेन वी प्लेस्ड with the contact with the magnet, ठीक है, कांटेक्ट विद द मैग्नेट। एक मैग्नेट के साथ अगर हम कांटेक्ट में रख दें तो क्या हो जाएगा, उस पे एक फोर्स जनरेट हो जाता है। तो उस फोर्स को बोलते हैं फैराडे फोर्स, क्योंकि फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इन्होंने क्या किया था, इसकी डिस्कवरी की थी। क्लियर है। अब इस फोर्स को हमको फाइंड आउट करना है। इस फोर्स को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन। अब इस फोर्स का हमको क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। बड़ी मजेदार कहानी है इसके डायरेक्शन की, है ना, मजा आएगा आपको। डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने की बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करें। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो फोर्स जो है, इस पे जो फोर्स लगेगा, इसकी बेसिक कंडीशन एक, ठीक है। देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही इसमें हमने स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट किया, तो इसका मैग्नेटिज्म आया, तो इसका भी मैग्नेटिज्म होगा। तो इन दोनों मैग्नेट, दो मैग्नेट को अगर पास में रख दो तो उस पर क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स अप्लाई होगा तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो मान लो ये इधर ऐसे डिस्प्लेस करते हैं, वायर जो है इधर डिस्प्लेस करती है, ठीक है, ये वायर जो है इधर डिस्प्लेस कर गई। तो इधर डिस्प्लेस कर गई तो इसका जो है सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सर्किट ब्रेक हुआ कि नहीं, तो सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट इसमें फ्लो करना बंद कर गई। और हमको पता है कि जब करंट फ्लो करना बंद कर देती तो उसका मैग्नेटिज्म क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, ऑफ हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो मैग्नेटिज्म इसका स्टॉप हो गया तो ये क्या वापस आएगी वायर, बिल्कुल आएगी बच्चों, बिल्कुल आएगी, ये वापस आएगी वायर इसके कांटेक्ट में। फिर जैसे ही वापस आएगी सर्किट क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर तुरंत क्या हो गया, करंट फ्लो होना स्टार्ट किया, फिर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुआ, तो फिर उस पर फोर्स लगा, फिर ये डिस्प्लेस हुआ, सर्किट ब्रेक। तो कंटिन्यूअसली ये काम होता रहेगा, सर्किट ब्रेक, सर्किट क्लोज, सर्किट ब्रेक, सर्किट क्लोज, मैग्नेटिज्म ऑन, मैग्नेटिज्म पॉज, मैग्नेटिज्म ऑन, मैग्नेटिज्म स्टॉप। समझ में ही कहानी। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जो है फैराडे फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन है, द कंडीशन इज
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट जो हमने यूज किया है, या परमानेंट मैग्नेट बोल सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, है ना, एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एंड induced force should be perpendicular to each other, ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, तभी तो उसमें फोर्स अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा बच्चों। ये दो चीज तो एकदम कंडीशन आपको याद रखनी है कि जो मैग्नेट आप यूज कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट यूज करो या हॉर्सशू मैग्नेट, वट एवर यू वांट, तो वो कैसा होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चों, करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी वो उस पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। अगर करंट का डायरेक्शन, जैसे ये मैग्नेट है और करंट का, वायर को आपने ऐसे रख दिया, ये मैग्नेट है और वायर को आपने ऐसे रख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो ऐसा है। अच्छा, अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, नॉर्थ टू साउथ होता है, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसा है। अब वायर को भी मैं ऐसे ही अरेंज कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तब उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। आप करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, है ना, और करंट, फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन को, दोनों को अगर आपने पैरेलली अरेंज कर दिया तो उस पर कोई भी फोर्स इंड्यूस नहीं होने वाला है। कंडीशन ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और ये करंट का डायरेक्शन, ऐसा या ऐसा, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी इस पे एक फोर्स इंड्यूस होता है, वो दैट फोर्स इज कॉल्ड फैराडे फोर्स। समझ में आएगी कहानी, है ना, समझ में आई कहानी। अब इसमें है फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था, जिसमें से हम क्या करते थे, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे, जिससे हम क्या करते थे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करते थे। राइट हैंड थंब रूल कैसा होता था, थंब को हम करंट के डायरेक्शन में रखते थे और कर्ल करते थे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाता था। फ्लेमिंग भैया जी आए, है ना, कितने सारे साइंटिस्ट है ना, सब अलग अलग काम करते हैं, कितने पढ़ंतरे हैं। आप भी पढ़ाई कीजिए इनके जैसे, आपका भी किसी का भी एक नाम आना चाहिए, राजूस लेफ्ट हैंड रूल, है ना, सोनूस लेफ्ट हैंड रूल, तो आप अगर करेंगे डिस्कवरी तो आपका भी कभी ना कभी नाम आएगा, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है, इन्होंने क्या कहा था, लेफ्ट हैंड रूल, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल मतलब लेफ्ट हैंड्स यूज करना है आपको। चलिए लेफ्ट हैंड उठाइए आप अपना, मेरे साथ साथ कीजिए, लेफ्ट हैंड आपको यूज करना है, तो इन दोनों फिंगर्स को ना आप सबसे पहले क्या करो, कर्ल कर लो, ठीक है, फोल्ड कर दो, इन दोनों फिंगर्स को क्या कर दो, फोल्ड कर दो। ये तीन फिंगर सिर्फ ओपन होनी चाहिए, कौन कौन सा, थंब, फोर फिंगर एंड आपका मिडिल फिंगर, कौन कौन सा, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। अब आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है इन तीनों फिंगर्स को क्या क्या नाम देना है। तो जो फोर फिंगर है आपका, ठीक है, जो फोर फिंगर है, मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, एक फिंगर ऐसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये इधर और ये सामने की तरफ, है ना, तो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो आपका जो फोर फिंगर होता है, ये जो फोर फिंगर इधर जा रहा है, ये किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, और ये जो मिडिल फिंगर है, ये किसको शो करता है, फ्लो ऑफ करंट को, करंट का डायरेक्शन जिस साइड होगा, और ये जो थंब होगा यही क्या करेगा आपका, ये आपको शो करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन शो करेगा,
क्लियर है? फोर्स का या मोशन का, कि मोशन किस तरफ करेगी, वायर जो है मोशन में आ जाती है ना, तो मोशन किस तरफ करेगी, है ना, फोर्स लगेगा तभी तो मोशन करेगी ना, है ना। चलिए, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फटाक से लेफ्ट हैंड लीजिए, इन दोनों फिंगर को कर्ल कीजिए, बाकी 3 फिंगर्स को आप क्या कीजिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर दीजिए। जी देखिए परपेंडिकुलर दिख रहा है, किसी भी तरफ से देखा तो ऐसे अरेंज कर दीजिए। अब हमको पता है ये 4 फिंगर किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर किसको शो करता है, फ्लो ऑफ करंट को, तो थंब किसको शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। 4 फिंगर किसको शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट को मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को, करंट को मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट को, फोर्स को मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। समझ में आया? तो 4 फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन। दिमाग में बैठ गया? अब इसमें देखो, इसमें जैसे करंट यहाँ डाउनवर्ड आ रही है तो हम ऐसे अरेंज करेंगे, ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ टू साउथ की तरफ होगा, तो मैं नॉर्थ के साउथ की तरफ यहाँ पे अरेंज कर दिया। ठीक है, करंट का डायरेक्शन किस साइड है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड कर दो। ये देखो ये नॉर्थ टू साउथ, ये करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, ये नॉर्थ टू साउथ, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। थंब किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, थंब किस तरफ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है। मतलब वायर जो है ऐसे इधर डिस्प्लेस नहीं होगी, किस तरफ डिस्प्लेस होगी, इस तरफ, अंदर साइड डिस्प्लेस होगी। किस तरफ डिस्प्लेस होगी, अंदर साइड, इनसाइड। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या सर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फोर्स का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन मान लो अपवर्ड कर देते हैं, ये अपवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगेन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब करंट का डायरेक्शन अपवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड्स, मतलब ये आउटवर्ड्स की तरफ डिस्प्लेस करेगी, मोशन करेगी। समझ में कहानी? क्या सर हॉर्सशू मैग्नेट का अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें तो भी इसका फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसको नॉर्थ, इसको मान लो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट सेम है, और इस तरफ आप क्या ले लो, इस तरफ साउथ ले लो और इस तरफ नॉर्थ ले लो। अब सेम तो है यार, ये भी उल्टा करना है ना हमको, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड, तो इस साइड आ जाता हूँ मैं, नॉर्थ टू साउथ जाता है हमेशा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, तो ये नॉर्थ टू साउथ गया। करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो ऐसे घुमा दो, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, किस साइड आएगा, आउटवर्ड जाएगा। देखो पहले डाउनवर्ड था तो इनवर्ड जा रहा था, अब आउटवर्ड आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये समझना है कि करंट का डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर आप जो मैग्नेट आपने लिया है उसके पोल्स चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपका जो फोर्स, जो इंड्यूस फोर्स का डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन का हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 फिंगर लेते हैं, थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर। 4 फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल शो योर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? पक्का समझ में आ गया? ओके। अब इसी पे बेस्ड हम क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड हम हाँ, अब जो करंट जो फ्लो होती है, तो करंट का डायरेक्शन जो है कैसे डिसाइड होता है, करंट का डायरेक्शन किस साइड डिसाइड होता है। तो आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े हैं, फिर भी मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। जिस साइड पॉजिटिव चार्ज का होता है डायरेक्शन, उसी साइड करंट का भी डायरेक्शन होता है ना। नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जिस साइड होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में किसका डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये जो है, ये 2 चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था मैंने कि पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन जिस साइड होता है उस साइड करंट का डायरेक्शन होता है, जो उस करंट को हम क्या बोलते थे, कन्वेंशनल करंट। और नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन जिस साइड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जिस साइड होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका किसका डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको बनेगा, इसलिए थोड़ा सा बता दिया मैंने 2 पॉइंट। अब इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ।
है ना, फेराडे लॉ या फेराडे का एक्सपेरिमेंट जो भी बोलना चाहो, उस पर बेस्ड हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन देखते हैं। तो उस एप्लीकेशन का नाम है आपका, दैट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक मोटर। अब यहाँ पे कितने बच्चे हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर देखा है बच्चों? ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर तो सब लोग क्या करते हैं, मोटर चालू कर दो, मम्मी बोलती है ना घर में मोटर चालू कर दे बच्चा, तो सब मोटर मतलब समझते हैं कि वो पानी चढ़ाने वाला। नो, मोटर मतलब पानी चढ़ाने वाला नहीं, जो पानी को ऊपर चढ़ाता है टंकी में, वो तो पंप कहलाता है बच्चों। उसको टुल्लू पंप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टुल्लू पंप। पंप इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो पानी को पंप करता है, खींचता है ऊपर की तरफ, तो उसको मोटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। बट क्या मोटर उसमें फिट रहता है? तो बिल्कुल यस, इलेक्ट्रिक मोटर इज फिटेड ऑन इट, उसमें फिट रहता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बच्चों, बस एक चीज याद रखो, ठीक है। मोटर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस को रोटेशन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? रोटेशन प्रोवाइड करेगा। तो कोई भी सब्सटेंस अगर रोटेट कर रहा हो तो समझ जाओ कि उसके अंदर क्या लगा हुआ है, मोटर फिट। क्या लगा हुआ है? मोटर फिट, ठीक है। अब आप एग्जांपल बताइए, घर में फैन लगा हुआ है, फैन चलाते हो आप दिन भर, है ना, मोटर फिटेड है, ठीक है। अब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के पहिया घूमता है गोल गोल, मोटर फिट है, ठीक है। और क्या एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि टुल्लू पंप, उसमें क्या होता है, देखना एक फैन लगा रहता है छोटा सा, तो वो मोटर के कारण घूमता है, ठीक है। और एसी, वो क्या बोलते हैं, आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें ना एक अंदर फैन लगा रहता है जो कि क्या करता है, उसको ठंडा कूल रखने का काम करता है, ठीक है। अब उसका अगर आप हार्ड डिस्क नहीं, सॉरी, उसका जो मदरबोर्ड निकाल के पूरा आप देखेंगे ना, तब अरेंजमेंट आपको तब समझ में आएगा कि उसके अंदर फैन लगा रहता है, ठीक है। या फिर आप लैपटॉप या कंप्यूटर में क्या करते हैं, आप अपनी डिस्क को उसमें क्या करते हैं, आजकल तो नहीं आता है, डीवीडी ड्राइवर बोलते हैं उसको, सॉरी डीवीडी ड्राइवर नहीं, नॉट डीवीडी राइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीवीडी राइटर। तो डीवीडी राइटर जो होता है, जो आप डीवीडी उसमें क्या करते हैं, प्ले करने के लिए इनपुट इंसर्ट करते हैं उसमें, तो वो डीवीडी जो है क्या करता है, गोल गोल घूमता है, तो उस गोल को घुमाने के लिए भी क्या होगा, मोटर यूज होगा। तो बेसिकली मोटर का काम क्या है, मिक्सी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सब में क्या होता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। जहां पे गोल गोल घूम रहा है, जहां पे रोटेशन है, मतलब वहां पे मोटर फिटेड है। जहां पे रोटेशन है वहां पे मोटर फिट है। बिना मोटर के हम किसी भी चीज को रोटेट नहीं करवा सकते। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। पता चला सर, मैं तो ऐसे हाथ से घुमा लेता हूँ, ऐसे बोल रहे हैं, पता चला, है ना। सर मैं किचन में जाती हूँ ना, तो ऐसे हाथ से ऐसे चाकू घुमा लेती हूँ, तो मतलब ये तो मोटर हो गया मेरा हाथ। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर हम किसी चीज को रोटेट करवाते हैं तो वहां पे वी नीड मोटर। क्लियर? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना किसका काम है? इलेक्ट्रिक मोटर का काम है। क्लियर है? समझ में आया? ओके। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, किस पे बेस्ड है ये? ठीक है, ये क्लियर दिख रहा है हमको, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और दूसरा फैराडे फोर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। किस पे बेस्ड है? चलो मैं आपको बुकिश लैंग्वेज बता देता हूं। अ मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड and current is passed through it, a force acts on the coil which rotates it continuously। ठीक है, तो किस पे बेस्ड है? इट बेस्ड ऑन फैराडे फोर्स, बेस्ड ऑन फैराडे फोर्स।
या इंड्यूस्ड फोर्स भी बोल सकते हो आप इसको। क्या बोल सकते हो? इंड्यूस्ड फोर्स भी बोल सकते हैं। तो फैराडे फोर्स पे बेस्ड है, ये प्रिंसिपल है मोटर का। ठीक है। कंस्ट्रक्शन समझना बहुत ईजी है बच्चों, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये सब पूछा जाता है आपको। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछेगा, सबसे पहले तो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल पूछेगा, तो प्रिंसिपल आपको बता देना है कि इसमें क्या होता है। एक मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट यूज़ करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके हम क्या करते हैं, करंट कैरिंग वायर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, फोर्स इंड्यूस हो जाता है। उसी पे बेस्ड ये क्या है, डिवाइस है। तो वो प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन, अब कंस्ट्रक्शन में देखो, यही तो कंस्ट्रक्शन है, इसका सेम कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। बट इसमें जो है, इसमें हम क्या करते हैं, एक लेते हैं कॉइल लेते हैं इसमें। ठीक है। कॉइल बनाते हैं हम। इसमें हम क्या करते हैं, कॉइल बनाते हैं लाइक दिस। इसमें हम क्या करते हैं, एक कॉइल बनाते हैं और दोनों तरफ हम क्या करते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, हॉर्सशू मैग्नेट रख दिया हमने। तो हॉर्सशू मैग्नेट एक तरफ मान लो नॉर्थ है और इस तरफ साउथ है, साउथ पोल है। ठीक है। अब ये कॉइल किसको बोलते हैं, सोलेनॉइड पढ़ाया था मैंने, है ना, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉइल बोलते हैं। तो सोलेनॉइड क्या होता है, एक आयरन कोर को, या इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ाया था मैंने। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, एक आयरन कोर को हम क्या करते हैं, ऐसे वाउंड अप करते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर में चारों तरफ हम क्या करते हैं, एकदम टाइटली बाउंड कर देते हैं, किसको, इंसुलेटेड वायर को। तो इसमें भी वैसे ही हम क्या करेंगे, एक मतलब रेक्टेंगुलर शेप का हम आयरन कोर ले लेंगे। ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, टाइटली, या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस मान लो, ठीक, सिंपली, या जो भी एक सब्सटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, करंट को बोल रहा हूँ, वायर को क्या करेंगे, अच्छे से टाइटली, ऐसे टाइटली एकदम क्लोज टर्न्स, और बहुत ज़्यादा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना हमारा पावरफुल बनेगा ना। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं टर्न्स बनाते जाऊँगा, दैट इज कॉल्ड कॉइल। ये बीच में जो रहता है वो क्या रहता है, कॉइल रहता है ना। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सर्किट बनानी पड़ेगी। तो सर्किट बनाएंगे ऐसा, ठीक है, ये हमने बना दी सर्किट। तो क्योंकि देखो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना इलेक्ट्रिक मोटर। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको देनी पड़ेगी ना। ठीक है। अब क्योंकि देखो हमने यहाँ पे बैटरी यूज की है, तो बैटरी से कौन सी करंट आती है, डीसी करंट फ्लो करती है। कौन सी करंट फ्लो करती है, डीसी करंट। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो बैटरी से हमेशा कैसी करंट होती है, डीसी करंट। तो इसलिए इस मोटर को हम डीसी मोटर भी बोलते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको डीसी मोटर भी बोलते हैं। ठीक है। तो डीसी मोटर अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको यही बनाना है। क्लियर है। डीसी मोटर और एसी मोटर में एक छोटा सा डिफरेंस है। तो पहले आप डीसी मोटर अच्छे से समझ लीजिए, फिर एसी मोटर को तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन है। क्या क्या लिया हमने, हॉर्सशू मैग्नेट ले लिया, है ना। उसके बीचों बीच, हॉर्सशू मैग्नेट के बीचों बीच क्या कर दिया हमने, वायर ली थी यहाँ पे फैराडे भैया ने, वैसे ही हमने एक कॉइल ले लिया ऐसे टाइटली बॉन्ड करके। उस कॉइल को हमने क्या किया, इसको बोलते हैं रिंग्स। क्या बोलते हैं, हाफ रिंग्स बोलते हैं। ठीक है। हाफ स्लिप रिंग्स भी किसी बुक में देखना स्लिप रिंग्स लिखा होगा, तो आप हाफ रिंग्स समझो। ठीक है। ये रिंग्स का शेप का दिख रहा है, तो हाफ रिंग्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम शू। इसको हम क्या बोलते हैं, शू, जो कि किसके बने होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। तो कार्बन शू। ठीक है। ये जो है इस तरफ, दोनों तरफ क्या है, कार्बन शू लगे हुए हैं, जो कि किससे, वायर के थ्रू किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, जो कि क्या करेगा, डीसी करंट फ्लो करवाएगा। तो इसीलिए इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, डीसी मोटर बोलेंगे। समझ में आया, पूरा कंस्ट्रक्शन क्लियर है। ठीक है। वर्किंग बता दे रहा हूँ अब इसी में। वर्किंग, कंस्ट्रक्शन के बाद तो वर्किंग पूछेगा ना आपसे, तो वर्किंग आपको मैं जो बोल रहा हूँ वैसे वही लिखते जाना है। तो वर्किंग क्या होगा, जैसे ही यहां से मैं क्या कर दूं, अभी ये क्या है, स्विच ऑन है कि ऑफ है, ऑफ है। जैसे ही मैं यहां पे क्या कर दूं, ऑन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, स्विच को ऑन कर देता हूं, मतलब की को क्लोज कर देता हूं। ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लोज कर देता हूं तो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी।
देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाएगी तो यहाँ से जाएगी, फिर इसके तो देखो कार्बन से भी करंट फ्लो होगी, है ना। कार्बन शू इसलिए यूज़ किया हमने। ये स्लिप रिंग्स यूज़ किए हैं, हाफ रिंग्स, यहाँ से करंट इससे अटैच्ड है तो करंट जाएगी, ऐसे जाएगी करंट, फिर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आके नेगेटिव में वापस चली जाएगी। करंट ऐसे फ्लो होगी। इसको मैं ABCD नाम दे देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। अभी क्यों दिए हैं आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब क्या होता है, अब हमको क्या करना है, हाँ अब आती है ओस्टेड भैया की कहानी। सबसे पहले आती है ओस्टेड भैया की कहानी। हाँ, ओस्टेड अंकल जी ने क्या बोला था? ओस्टेड अंकल जी ने बोला था कि जैसे ही किसी कंडक्टर वायर में हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करवाते हैं, तो वो अपने चारों तरफ क्या करता है, मैग्नेटिज्म इंड्यूस करता है। तो ये जो है कॉइल आपकी क्या करेगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस करेगा। और उसके बाद फिर फैराडे भैया ने बताया था कि इस अरेंजमेंट को अगर हम किसी मैग्नेट के बीच में रख दें तो उस मैग्नेट के मैग्नेटिज्म के कारण भी क्या होगा, आपका फोर्स जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स जनरेट हो जाएगा तो वो वायर क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। तो सिमिलर कहानी यहाँ पे भी है, डिस्प्लेस हो जाएगी। समझ में आया? तो ये देखो फैराडे फोर्स तभी अप्लाई होता है, जब मैंने बताया था, जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन, इसमें देखो अपवर्ड है और इसमें अपवर्ड है और इसमें डाउनवर्ड है। तो इस आर्म है ना, ये आर्म हो गए ना, AB और CD क्या हो गए, आर्म हो गए। यहां से मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। AB और CD दो आर्म हो गए या साइड हो गए, ठीक है, रेक्टेंगल के। तो AB में क्या हो रहा है, AB इज परपेंडिकुलर टू NS एंड ऑल्सो CD इज परपेंडिकुलर टू NS। CD भी क्या है, परपेंडिकुलर है तभी फोर्स अप्लाई होगा। अब BC देखिए, BC जो है इज पैरेलल टू NS, मतलब BC में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली AD इज पैरेलल टू NS, तो इसमें भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा, नो फोर्स, ठीक है। BC और AD में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है कहानी, वर्किंग समझ में आ रही है? फिर से आ जाते हैं, चलिए। हमने करंट फ्लो करवाई, जैसे करंट फ्लो करवाई इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो गया, मैग्नेटिज्म। अब यहाँ पे साइड में मैग्नेट रखा हुआ है तो उस मैग्नेट का भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे फोर्स बोलते हैं। इसी पे बेस्ड तो है ये इलेक्ट्रिक मोटर, है ना। अब ये जो फोर्स है कौन कौन से आर्म में अप्लाई होगा, एक AB में अप्लाई होगा और एक CD में, ठीक है। अब फोर्स का डायरेक्शन देखिए कैसे होगा, कौन सा रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, नॉर्थ टू साउथ जाइए, नॉर्थ टू साउथ, 4 फिंगर को रखिए क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। और करंट के डायरेक्शन को मिडिल फिंगर को रखिए, है ना। तो ये हमने मिडिल फिंगर। तो देखिए इस वाले आर्म में जो फोर्स अप्लाई होगा वो इनवर्स जा रहा है, AB में किस तरफ जा रहा है, इनवर्स जा रहा है। AB में किस तरफ जा रहा है, इनवर्स जा रहा है। और CD में किस तरफ आएगा, आप CD का फाइंड आउट कीजिए, NS है ना, ये NS। और करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, किस तरफ आ रहा है, फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड्स, किस तरफ आ रहा है, आउटवर्ड्स। ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर। तो ये ऐसे कंटिन्यूअसली क्या करेगा, रोटेशन स्टार्ट कर देगा। हुआ रोटेशन, हुआ कि नहीं हुआ। इसके थ्रू यहाँ पे ऐसे क्या किया जाता है, एक शाफ्ट लगाया जाता है और इस शाफ्ट के थ्रू जो फैन हमको किसी भी चीज में, जैसे मान लो आपके घर में जो फैन लगा हुआ है तो इसमें शाफ्ट लगाया जाता है इस कॉइल से, और इस शाफ्ट के थ्रू जो फैन जो है वो रोटेट करने का काम करता है, ठीक है। इसको बोलते हैं शाफ्ट। समझ में आया, ये रोटेट कर रहा है, कॉइल रोटेट कर रहा है तो वो भी कंटिन्यूसली। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है, सॉरी माय मिस्टेक, एक्सट्रीमली सॉरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपने जो कॉइल है ये जैसे रोटेट हुआ, रोटेट होके ऐसे परपेंडिकुलर आ गया, रोटेट होके जैसे परपेंडिकुलर आ गया तो इसका जो है कांटेक्ट टूट गया। देखो यहाँ पे भी हमने कार्बन शू क्यों यूज किया है, डायरेक्ट वायर से क्यों नहीं किया है। अगर ये रोटेट करेगा कंटिन्यूसली तो ये जो है वायर ऐसे हो जाएगी, वायर है ना, ऐसे हो जाएगी तो आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है बैटरी में, है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, अलग से अरेंजमेंट किया जाता है, कार्बन शू लगा दिया है, उससे बस अटैच, यहाँ पे टच में है,
ये जो रिंग्स है ये सिर्फ टच है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो कॉइल घूम रही है तो कॉइल के साथ साथ आपकी रिंग भी घूम रही है। तो ये ऐसे घूमी, ये ऐसा घूमा कॉइल, तो ये जो है रिंग भी ऐसे आ गई। अब रिंग जो है कैसे आ गई रिंग, ये शू है, इन दोनों के बीच में ऐसे रिंग आ गई। अब ये इन दोनों के साथ टच में है क्या, नहीं है, टच में नहीं है, मतलब सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया, है ना। अब सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो करेगी क्या, नहीं। अब करंट फ्लो नहीं करेगी तो मैग्नेटिज्म होगा क्या, नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अरे सर, तो ये ऐसा होने पर मैग्नेटिज्म तो इसमें है ही नहीं, फिर ये रोटेट कैसे करेगा पूरा, आपने तो कहा कि पूरा रोटेट करता है, तो कैसे रोटेट करेगा। क्वेश्चन जनरेट होता है कि नहीं होता है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि हाफ रोटेशन, ये हाफ रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन के बाद सर्किट ब्रेक हो जाता है सबसे पहली बात, ठीक है। सर्किट ब्रेक होने के कारण मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो, मैग्नेटिज्म स्टॉप हो जाता है। अब मैग्नेटिज्म स्टॉप हो गया तो फिर ये फुल रोटेशन कैसे हुआ, तो उसका रीजन है ड्यू टू द मोमेंटम, ड्यू टू द मोमेंटम, मोमेंटम के कारण ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये इतनी जोर से उस पर फोर्स अप्लाई करता है ना, इतनी जोर से फोर्स अप्लाई करता है, जूम ऐसे करके रोटेट करता है। तो जब ये हाफ होता है ना, जब सर्किट ब्रेक भी हो जाता है, फिर भी ये मोमेंटम, उसके अंदर मोमेंटम तो रह जाता है ना। सर्किट ब्रेक हो गया, करंट फ्लो नहीं कर रही है, पर उस कॉइल के अंदर क्या रह गया, मोमेंटम रह गया। तो वो मोमेंटम के कारण ऐसे पूरा रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो ये रीजन आपको याद रखना है, ड्यू टू द मोमेंटम इन द कॉइल, ठीक है। अब मोमेंटम के कारण क्या हुआ, पूरा रोटेट हुआ। तो जैसे ही पूरा रोटेट हुआ फिर से टच में आ गए और सर्किट फिर से क्या हो गया, क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हो गया तो फिर से करंट फ्लो करेगी। अब CD इधर आ गया आपका, AB इधर आ गया, है ना। CD में अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, AB में डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो इनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ तो इधर फिक्स है, और आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, आउटवर्ड आ जाएगा। तो फिर से वो कंटिन्यूसली ऐसे ही रोटेट करेगा। मतलब अभी हमारे अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग ये किस तरफ जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये रोटेट कर रहा है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन चेंज कर दूं तो क्या रोटेशन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव टर्मिनल इधर और नेगेटिव टर्मिनल इधर कर दूं तो ये देखो ऐसे करंट फ्लो करेगी, और ऐसे करंट फ्लो करेगी तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स, तो ये क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। अगर मैं नॉर्थ साउथ पोल चेंज कर दूं तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नॉर्थ को इधर कर दूं, साउथ को इधर कर दूं, अभी करके देख लो, ये नॉर्थ। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड, है ना। CD में देखिए डाउनवर्ड तो इनवर्ड जाएगा फोर्स, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड, AB में देखिए अपवर्ड तो कहाँ आएगा, बाहर। अब ऐसे कैसे घूमेगा, ऐसे। तो चाहे आप करंट का डायरेक्शन चेंज कीजिए, चाहे आप जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं उसके पोल्स को क्या कीजिए, इंटरचेंज कीजिए, आपका फोर्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज होना ही है, ठीक है। इसीलिए बच्चों क्या होता है कि कभी कभी हम जब खुद से फ़ैन ख़राब हो जाता है, तो आपने भी कभी ट्राई किया, आपने आपके पापा मतलब ने कभी ट्राई किया होगा कि जब भी फ़ैन को ख़राब हो जाता है तो उसको बनाने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो किया है, ठीक है, मैंने किया है। उसमें क्या होता है कि कंडेंसर जब ख़राब हो जाता है ना, तो कंडेंसर दूसरा नया लगाने से क्या हो जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब भी आपके घर में फ़ैन चलते चलते क्या हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है ना, तो समझ जाना कि उसका कंडेंसर ख़राब हो गया है। कंडेंसर चेंज करेंगे ना, फिर से स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए कंडेंसर नया लगाना रहता है। अब आपने क्या कर दिया, अगर गलत वायरिंग कर दी, उल्टी वायरिंग कर दी, तो आपका फ़ैन जो है उल्टा घूमने लगता है, ड्यू टू दिस रीज़न। अगर उल्टी वायरिंग करेंगे तो करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करेगा, तो ये रोटेशन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया, इलेक्ट्रिक मोटर समझ में आया। अब इलेक्ट्रिक मोटर ना क्या होता है कि बहुत अगर हाई जगहों पे यूज़ होता है, ठीक है, हाई लेवल पे फैक्ट्रीज वगैरह में अगर यूज़ होता है, तो मतलब इसको क्या किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ वाला बनाया जाता है। तो हाई स्ट्रेंथ वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम करंट बढ़ा सकते हैं, करंट का वोल्टेज बढ़ा के करंट बढ़ा सकते हैं, फर्स्ट काम। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, एकदम टाइटली बाउंड कर सकेंगे, बहुत जितने ज़्यादा हो, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है।
ये सेकेंडिंग ये कर सकते हैं, तो ये किया जाता है, ठीक है। उस हाई प्रोसेस में जो फैक्ट्री वगैरह में यूज़ होता है, मान लो प्लांट्स वगैरह में यूज़ होता है, तो इसको बोला जाता है आर्मेचर। इसको क्या बोला जाता है? आर्मेचर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? आर्मेचर। इतना बड़ा बनाया जाता है इसको, ये वहाँ ऐसे रोटेट करता है बच्चों, ठीक है। तो कभी किसी प्लांट में जाना हुआ तो इसको जरूर देखना। क्लियर है? तो डीसी मोटर यहाँ पे होता है खत्म। और इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप पढ़ाई करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए और क्वेश्चन सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि थ्योरी चैप्टर बच्चों तो इसके क्वेश्चंस आप जरूर कीजिए, है ना। यहाँ पे मैंने थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर दी, तुरंत आप जाइए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जो भी आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए हैं, और जो भी डाउट होता है फिर आप कमेंट करके बताइए। तो बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।